मेरे पास आपका एक ट्वीट है जिसमें आप देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूल के प्राइसेस हैं इसको आप बढ़ाइए। 10 मई को प्राइम मिनिस्टर आते हैं और हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मैं अभी गुस्सा में हूँ क्योंकि बस 3 रुपए करवाया है। 3 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है बॉस। आप 125 देना चाहते हो फ्यूल के लिए या कल 200 देना चाहते हो आलू के लिए। जो इकोनॉमिक डाउनटर्न होने वाला है इफ यू डोंट रिड्यूस इट टू 125, 130, उसमें पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां जाने वाले हैं। तो ये आपकी सेकंड प्रेडिक्शन है। जब 60% सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, बाकी का 40% जो सप्लाई है कंपटीशन में है पूरे दुनिया में सप्लाई के लिए। जब से ईरान वॉर है तब से हुआ है? तब से हुआ है। बहुत नैरो रास्ता है बस इधर, तो सब ऑयल टैंकर्स इधर खड़े हैं। इधर से निकलना बहुत मुश्किल बन गया है। जब हम सस्ता तेल रशिया से भी खरीद रहे थे उस वक्त रेट कम क्यों नहीं होते? लोगों को लगता है कि अमेरिकन डॉलर का वैल्यू ज्यादा है और रुपए का वैल्यू कम है। कई लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि रुपी विल बी 150 रुपीस अगेंस्ट $1, बट नॉट, मे बी नॉट इन द नेक्स्ट 10-12 years at least। गोल्ड नहीं खरीदना, व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली इसमें बहुत पैसा लगेगा क्योंकि पेट्रोल खरीदना काफी फॉरेन एक्सचेंज लेता है। जब आप गोल्ड खरीदते हो वो भी फॉरेन एक्सचेंज लेता है। सो इसी अगेंस्ट सरकार चाहती है कि हम क्रूड ऑयल पे पैसा लगाएं ना कि गोल्ड पे। आई एम नॉट विद द गवर्नमेंट ऑन गोल्ड। व्हाई? कुछ ना कुछ सिस्टम ऑफ कोलैप्स होने ही वाला है। चाइना का हालत बहुत बुरा होगा क्योंकि उनका इतना मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कोलैप्स हो गया तो आंतरिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। उसको कोई दूसरे देश पे हमला करना पड़ेगा, वो ताइवान को लेने की कोशिश करे। पर अगर वो ताइवान नहीं लेना चाहता है, वो कोई आसान सा विक्ट्री चाहता है टू अटैक वियतनाम और टू अटैक इंडिया जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन। मैं हिंदू के आर्काइव्स में जाके बैठ के पढ़ के आया हूँ 73-74 और आप देखेंगे कितना सामुदायिक तनाव। अगर ये आर्थिक स्थिति अभी ठीक से मैनेज नहीं हुआ, we can get to that state of an emergency. अभिजीत अय्यर मित्रा इज बैक ऑन सुपर टॉक्स। अभिजीत एक सीनियर फेलो हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। मोदी जी जब भी टीवी पर आते हैं हमारे परिवारों के अंदर दगदग शुरू हो जाता है। बस उसी दगदग को आज कम करेंगे। सिंपल इकोनॉमिक्स समझेंगे, रुपी अगेंस्ट डॉलर क्यों कम हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्यों आती है, ये जो तेल नहीं आ रहा है इसकी कमी कहाँ से है, ये दुनिया जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे आई बिलीव मैं कहूँगा कि बच्चों को भी समझ आ जाएगा। सो कुछ लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। लेट मी टेल यू कि क्या होता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। रात के 1 बजे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। वाई? बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन मैटर्स। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं और मेरी टीम ऐसे गेस्ट और ऐसी कॉन्वर्सेशंस लाती रहेगी जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। नंबर 2, पिछले 10 साल से सुपर टॉक्स इज द ओनली चैनल इन दिस कंट्री जो कि 10 सालों से एक एनजीओ चलाता है गरीब बच्चों के लिए, विच इज सेल्फ फंडेड। आप नीचे वो जो लाल बटन है ना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इन दोनों चीज पर हम हमेशा खड़े उतरेंगे। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, पर आपके एक सब्सक्राइब से सिर्फ हम ही ग्रो नहीं कर रहे बल्कि हमारा देश भी आगे बढ़ता है। एंजॉय द शो। मेरे पास आपका एक ट्वीट है जो कि है 8 मई का, जिसमें आप देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फ्यूल के प्राइसेस हैं इसको आप इमीडिएटली बढ़ाइए। एंड उसमें आपने लिखा आई एम बेगिंग, मैं भीख मांगता हूँ मोदी जी प्राइसेस बढ़ाइए जी। 8 मई को ये होता है। 10 मई को प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो अनाउंसमेंट्स करते हैं। सबने देखा कि गोल्ड खरीदना बंद कीजिए, फॉरेन ट्रिप्स मत कीजिए और फ्यूल को सेव करने की कोशिश कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। 15 मई को 3 रुपए के हिसाब से प्राइसेस हाइक कर दिए जाते हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड ये जो आप पैटर्न रिकग्निशन करते हैं ये कैसे करते हैं, और व्हाई डिड यू से कि जो फ्यूल है उसके प्राइस हमें बढ़ाने चाहिए फॉर मिडिल क्लास एंड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। ये देखिए, मेरा गुस्सा अभी क्या है, ये 3 रुपए कुछ भी नहीं है। कम से कम 25 होते हैं 25 से 30 रुपए बढ़ना चाहिए, 3 रुपए नहीं बढ़ना चाहिए था। और मैं बताता हूँ क्यों। ये पैटर्न हमको पता था कि पहले से ही है। ऑलमोस्ट विद इन 15 डेज जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था, 15 दिन के अंदर लगभग पता चल गया था। उसके बाद हमने लगभग और 15-20 दिन जब हम स्टैटिस्टिक्स
निकाल रहे थे तब से पता चल गया था कि बॉस ये अनसस्टेनेबल है। हम सोच रहे थे कि जल्दी से उस युद्ध का वो युद्ध खत्म हो जाएगा और वो ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जो वी ऑल्सो गेस्ट की नहीं होने वाला है, पर इतना लंबा ब्लॉकेड चलेगा और अमेरिका उसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा, वो काउंटर ब्लॉकेड करेगा, ये हमने सोचा नहीं था। ठीक है, सो वी न्यू एट दैट टाइम इटसेल्फ कि क्या होने वाला है। दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स, इसमें कोई ज्यादा सेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? अब सब मानते हैं कि भाई इधर ब्लॉकेड है पर कितने सारे और ऑयल सप्लायर्स हैं। इंडोनेशिया में से ऑयल निकलता है, नाइजीरिया में से ऑयल निकलता है, वेनेजुएला से ऑयल निकलता है जो अब खुल गया है थैंक्स टू मदुरो का वो रिजीम चेंज। रूस से बहुत सारा ऑयल निकलता है, आप नॉर्थ सी से ऑयल निकलता है, आप कहीं से भी तेल खरीद सकते हो। बट बॉस जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 60% वो गल्फ से आता है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब तेल होना एक बात है, उसको प्रोसेस करना अलग बात हो। रिफाइनरीज की बात कर रहे हो? एक्सट्रैक्शन इंडिया से या बाहर से? बाहर से। Okay. एक्सट्रैक्शन तो इंडिया में बस रिफाइनिंग होता है। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब 60% सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, बाकी का 40% जो सप्लाई है कंपटीशन में है पूरे दुनिया में सप्लाई के लिए। ठीक है, अगर आप दाम कम रखोगे, लोग उसी देश को बेचेंगे जो ज्यादा दाम दे रहा है। अब देखो, अगर मेरे को सपोजिंग आपका फेवरेट सब्जी क्या है? आलू मत बोलना, बहुत राजमा। ठीक है, तो आपने ये बहुत सुंदर सा एक जम्मू का वो स्पेशल राजमा देख लिया दिल्ली के एक दुकान में। हम दोनों ने एक ही टाइम पे देखा और हम उस दुकान पे चले। उसके बस एक ही अब चार बोरियां हैं देने के लिए। 6 बोरियां आउट बिक चुकी हैं या ब्लॉकेड में है, 4 बोरियां हैं। भैया कितने का है? 200 रुपए पर किलो है। ठीक है, मैं 200 पे लूंगा। नहीं भैया, मैं 300 पे लूंगा। देन यू से भाई मैं 300 तक नहीं जा सकता हूं, वो तो मेरे को ही बेचेगा ना। सो राइट नाउ ये सप्लायर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि वो सप्लाई 60% कम हुआ, अब 40% पे है। प्रॉब्लम क्या है? पहले आपको पता है जो क्रूड ऑयल आता है उसके 70,000 डेरिवेटिव्स हैं। प्लास्टिक क्रूड ऑयल से बनता है। इट्स ऑल हाइड्रोकार्बन, इट्स पॉलीमर्स एंड थिंग्स कम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, राइट? अब इसमें क्या होता है कि आप पहले क्या कर रहे हैं, फ्यूल सिचुएशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और उसके वजह से आपके जो रिफाइनरीज जो बहुत सारे 70,000 अलग चीजें बना रहे थे, अब बस 3 चीज बनाने में लगे हुए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, जो उसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से होता है। वो जितना ऊपर जाते रहता है, अलग अलग वो यूट्यूब कोई भी देख लेगा हमारे व्यूअर्स, दे कैन लुक व्हाट अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर इज, उसमें होता है। सरकार ने सब रिफाइनरीज को बोला आप बस इन 3 फ्यूल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। केरोसिन क्योंकि वो एविएशन फ्यूल होता है, डीजल क्योंकि वो ट्रक फ्यूल कमर्शियल फ्यूल होता है, और पेट्रोल क्योंकि वो गाड़ी फ्यूल होता है। ठीक है, दिस इज अनसस्टेनेबल। फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या करेगा? प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या करेगा? आप कितने सारी चीजें प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो, वो सब क्या करेंगे भाई? सो यू आर हर्टिंग योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन द लाइन। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है कि जब आप देखोगे कि आपका रिफाइनमेंट कैपेसिटी इतना ही है और उसका पूरा का पूरा रिफाइनमेंट आप 100% पे चला रहे हो। आप एक एथलीट को देख लो, वो रेस्ट करता है और फिर जाके विंबलडन के टाइम पे वो अपना फुल 100% देता है। बट फेडरर और नडाल कांट बी डूइंग विंबलडन एवरी सिंगल डे। वैसे परफॉर्मेंस वो कर नहीं सकता है, इसीलिए साल में 4 बार फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन पर ही कर पाते हैं। तो हर 3 महीने एक बार पीक परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, मे बी वंस अ मंथ बिकॉज देयर बी इधर उधर अदर टूर्नामेंट्स। ठीक है, otherwise they're not able to do it. You want these guys to be running at 100% capacity 24/7 for the last अब क्या 86 days हो गए, I think 85-86 days हो गया है। It is impossible. जब से ईरान वॉर है तब से हुआ है, जब से शॉर्टेज शुरू हुआ है। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट 3 प्रोडक्ट मार्केट हो गया है।
दूसरा, इसमें आप फुल कैपेसिटी पे कर रहे हो, यानी कि जो टावर था वो नॉर्मली 50-60% पे चलता है फॉर पीक परफॉर्मेंस. इट इज नाउ रिड्यूस सो मच कि वो टावर का जो शेल्फ लाइफ था 20 साल का, इट इज नाउ गोइंग टू बी रिड्यूस. ऐसे ही अगर चलता रहा, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड मैसिवली. अब इसमें आप पूछ रहे हो मेरे से कि व्हाई इज दिस 103 नॉट enough? Why does it need to go up to 125, 130? Isn't it unfair on the consumers? Consumers ने क्या किया है ये सब करने के लिए? देखिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है. आप हर साल हेल्थ इंश्योरेंस देते रहते हो क्योंकि कोई भी दिन आपको कैंसर हो सकता है, कीमोथेरेपी और व्हाटएवर के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा. पर आपको पता है, हिंदुस्तान में जब आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आपके पहले 1, 2 मे बी 3 ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन. तो पहले 3 दिन के लिए आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको खुद अपने पॉकेट से ही निकालने का, वो क्या एक कीमोथेरेपी का एक 70 to 24 लाख समथिंग लाइक दैट ईच इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो. दिस इज लाइक दैट. आपका जो टैक्सेस थे, सब बोल रहे हैं कि भाई पहले तो प्राइसेस इतने कम थे, उस पैसे का क्या किया? वेल, उस पैसे का क्या किया? आपने रिजर्व बना के रखा था. टुडे यू हैव एग्जॉस्टेड दैट व्हाटएवर 30-40 डेज का जो रिजर्व था, जो बफर था, यानी कि आपके 3 इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गए हैं और नाउ यू आर ऑन योर ओन. तो क्या पेशेंट मर जाएगा? या जब आप कैंसर पे हो, आपके बैंक में 50-70 लाख पड़ा है, नहीं भाई मेरे को मरने दो, मेरे को एक और कीमो का शॉट नहीं चाहिए. गॉट इट. दैट इज द वे दिस वर्क्स. सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. नाउ मैं इस पे बहुत तमाशा नहीं मैंने किस दिन को शुरू किया था ये कैंपेन? जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके पहले मेरे को पता था कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे आप प्राइसेस नहीं बढ़ाओगे. बट उसके बाद बॉस, इट इज फिस्कली इररेस्पॉन्सिबल टू नॉट रेज प्राइसेस. और मैं अभी गुस्सा में हूं क्योंकि बस 3 रुपए करवाया है. 3 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है बॉस. राइट. जो अगर आप अभी क्रिब कर रहे हैं इसके लिए, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न होने वाला है, इफ यू डोंट रिड्यूस इट टू 125, 130, उसमें पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां जाने वाले हैं. और फिर आप फिस्कल डेफिसिट में पड़ोगे अगर उन नौकरियों को आपने जाने से रोका फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ. वो फाइनेंशियल सपोर्ट का भी टैक्स जो आप अभी पर लीटर 25 रुपीज में देने को बोल रहा हूं, ज्यादा 125 रुपए, अगर आपने अभी नहीं दिया तो आपका टैक्स में अगली बार आपको 50 रुपए और देने पड़ेंगे. और अगर उस टाइम भी अगर आपने 50 रुपए और नहीं दिए, तो डाउन द लाइन इन से अबाउट 1 year's टाइम आपको इनकम ही नहीं रहेगा. गॉट. और इन्फ्लेशन आपका जो अभी 5 करोड़ पड़ा हुआ है, वो 5 लाख बना के रख देगा आपके बैंक अकाउंट में. गॉट इट. तो इसके जो बेसिक 4 पॉइंट्स हैं, हेल्प मी अंडरस्टैंड कि चारों पॉइंट्स वही हैं जो मैं समझ रहा हूं. हम ये पहली चीज कह रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से बहुत सी चीजें बनती हैं, बट अभी के हिसाब से हम इंडिया में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, इन तीनों चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. बल्कि क्रूड ऑयल से एलपीजी भी होगा और ऐसी बहुत सारी चीजें जो बन सकती थी पर नहीं बन रही. रिफाइनमेंट थ्रेशोल्ड, जितनी जो हमारे इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल आ रहा है, उससे जो रॉ तेल आ रहा है, उससे जो हम बनाते हैं, वो जो रिफाइनरीज हैं, वो अभी अपनी 24 आवर कैपेसिटी पे चल रही है, फुल कैपेसिटी पे चल रही है, और इसके आगे वो नहीं काम कर सकती. दैट्स योर सेकंड पॉइंट. थर्ड इज कि आम इंसान पे जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जैसे इंश्योरेंस होती है, एक प्रीमियम के बाद दोबारा अब नहीं पैसा आता, ये बेयर करना पड़ेगा. फोर्थ इज कि अगर हमने ये प्राइसेस नहीं बढ़ाए तो इवेंचुअली जो टैक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे. तो ऑलरेडी जो आप पैसे कमा रहे हैं उसी से वो टैक्सेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे. यहां तक मैं सही समझा? डायरेक्ट टैक्सेस. और अगर वो नहीं करेंगे तो इतना डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि आपका जो सेविंग्स है वो एकदम मिट जाएगा. कैसे? थोड़ा सा सेविंग्स का कैसे? सो इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन इसीलिए होता है कि आपका बेसिक जो इनफ्लो है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो डजंट मैच. इसको हम एग्जांपल करते हैं. एक इंसान है जो महीने का 30,000 रुपए कमाता है. हाँ. अब इनफ्लो 30,000 हो गया. हाँ. अब
अब मेरे को महीने 30,000 मिल रहा है, हाँ। ठीक है, पर मैं रोज 70,000 हर महीने 70,000 मैं स्पेंड कर रहा हूं। तो जिसके 30 आ रहे हैं वो 70 कैसे एक्सपेंड? तो आप लोन लेते रहोगे, EMI वगैरह ले रहे हो, ठीक है। लेते रहोगे। अब आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेरी इनकम उतनी हाँ, है। तो सब बैंक को पता चल गया इसका क्रेडिट रेटिंग घटिया है, ये अब दे ही नहीं सकता है। तो तुम्हारा जो गारंटी दिया है तुमने, उसका वैल्यू क्या रहेगा? तुम लिख के भी दोगे मैं अपना घर बेच के ये करूंगा, वो बोलेगा भाई तूने और 3 लोगों को बेच के दिया है, 3 बार तो तेरा घर बेच नहीं सकते हैं। योर क्रेडिबिलिटी देन बिकम जीरो, राइट? That is how runs on currencies happen, and that is how the inflation keeps going up over and over and over again. System का confidence फिर collapse हो जाता है। मतलब हम कलेक्टिवली इन्फ्लेशन को इससे समझ रहे हैं कि जितने लोग पैसे कमा रहे हैं, अभी जितना पैसा आ रहा है, इवेंचुअली क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाएगी, तो वो जो टैक्सेस बढ़ेंगे इवेंचुअली हर चीज पे, तो लोग वो पे नहीं कर पाएंगे, ये कह रहे हैं। वो अलग है, क्योंकि हर चीज पे टैक्स बढ़ेगा, ठीक है, फिर हर चीज ज्यादा महंगा होते रहेगा। तो पहले आप 5 रुपए के लिए I don't know how much भिंडी कॉस्ट, बट से 100 रुपए के लिए आप 1 किलो भिंडी खरीद सकते थे। प्लीज डोंट अटैक मी ऑन दिस, आई डोंट नो हाउ मच भिंडी कॉस्ट, ओके। 100 रुपए के लिए आप भिंडी खरीद सकते थे। हर चीज पे टैक्स बढ़े जा रहा है, आपके इनकम पे बढ़े जा रहा है, फ्यूल पे बढ़े जा रहा है। उसके वजह से वो भिंडी का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, भिंडी के लिए फर्टिलाइजर जो चाहिए उसका दाम बढ़ गया, शॉर्टेज है तो बढ़ेगा ही, ठीक है, तो भिंडी का दाम भी बढ़ गया। इन द एंड 1 किलो भिंडी यू विल देन हैव टू पे 200 रुपीज। राइट, गॉट इट। अब इसमें जो सिंपल सा सवाल आता है, जितने भी मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास, it's very complicated, I'm trying to simplify it as much as possible. yes, इसको और सिंप्लीफाई, जितना भिंडी के नीचे भी जा सकते हो, कहीं भी चले जाओ, we are ready to go। आलू पे भी चले जाते हैं। राइट, आई वांट यू, अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को समझ सकें, मेरे पास एक ईरान का मैप है, तो अगर आप समझा सकें कि जो ऑयल है कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और कैसे जो कंट्रीज हैं वो फंक्शन कर रही हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। सो ये जो एरिया है, दिस इज वन जायंट ऑयल वेल। इसमें क्या है, सऊदी अरेबिया का जो शिया पॉपुलेशन है, पूरा सऊदी अरेबिया सुन्नी देश है, पर पूरा तेल उसकी शिया जगह पे है, इस छोटे से कोने पे है। कुवैत इज सुन्नी, उसका जो ऑयल फील्ड है वो शायद, आई थिंक रफली द ऑयल फील्ड, दिस इज द शेप ऑफ द ऑयल फील्ड। वो इराक में भी, इराक अब शिया मेजॉरिटी है, शिया ही ऑयल पे बैठते हैं, ठीक है। नॉर्थ में भी है, पर वो अलग रास्ते से बाहर जाता है, वो साउथ से नहीं आता है। ईरान में जो ऑयल है वो भी इसी फील्ड के लगभग अंदर है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड आउट हियर। तो जब वो आना है, वो बस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को पास नहीं करना है उसको, वो पूरा का पूरा इधर तक जाना है उसको। इट हैज टू, ये है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्प्यूट है ओमान और ईरान के बीच में, क्योंकि ये जो टिप देख रहे हो ना, ये एक एक्सक्लेव ऑफ ओमान है, ये यूएई का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ओमान का पार्ट है, जो लैंड से कनेक्टेड नहीं है ओमान के साथ। ये इसमें 20 मील की दूरी है, और क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, 12 नॉटिकल माइल तक वो आपका जमीन है। दोनों का दोनों क्लेम करते हैं, बीच में लगभग 4 किलोमीटर ही हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, लगभग। सॉरी, मैं माइल टू किलोमीटर कन्वर्जन इज इन वेरी गुड, हिंदी में सब कुछ मील 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 बोलते हैं ना, तो मैं मील ही बोल रहा हूँ। सो बहुत नैरो रास्ता है, बस इधर आप इधर नहीं जा सकते हैं, आप इधर नहीं जा सकते, पर ये बहुत, देखिए जब चीजें नैरो होती हैं ना, डिफेंड करना बहुत आसान होता है। खुले मैदान में अगर लोग आपको पीटने आ गए, आप पिट जाओगे, पर अगर दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, एक एक करके बंदा ही दरवाजे के अंदर आ सकता है, आप उसको मुक्का एक के बाद एक मुक्का मार सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो ईरान ने बहुत हैवक क्रिएट करके रखा है, और देखिए मूवमेंट ना बस
क्या ईरान मेरे को मार डालेगा उस पे नहीं चलता है, क्या मार सकता है रिस्क पे चलता है। तो सब ऑयल टैंकर्स इधर खड़े हैं। बाय द वे दिस इज, ये एक बड़ा ऑयल एंड गैस फील्ड है, ये गैस फील्ड है, ये ऑफशोर मोस्टली। आई थिंक आई गॉट इट राइट। इसको रिवर्स कैसे करते हैं? Bahrain. So I think the offshore fields are like this. Right. ये सब offshore drilling होता है गैस का। So oil and gas. So सबका सब चोक पॉइंट इधर है। आप समझ रहे हो ना? अब इधर से निकलना बहुत मुश्किल बन गया है। और ये मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, क्योंकि नाइजीरिया जितना तेल है उतना पैसा नहीं है। वेनेजुएला एंड नाइजीरिया हैव ह्यूज रिजर्व्स, पर उन्होंने कभी भी इन देशों की तरह सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं किया। घोटाला में सब पैसा चला गया। तो कभी वहां से कुछ निकला ही नहीं। निकलता है पर उसका एफिशिएंसी नहीं है। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी ऑयल एंड गैस है वो इस एरिया पे है, एंड वो यहाँ से मतलब इधर से इट इज, यहाँ से ये सारे देश बना रहे हैं ऑयल और इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ से। और इसमें रिस्क क्या है कि आप अमीरात, कतर या बहरीन में हैं, यू कैन एटलीस्ट ट्राई रिस्क अप टू हियर। इसके बाद इधर बहुत रिस्की बन जाता है बिकॉज ऑफ ईरान। हाँ, पर जो ये हैं, इनको पूरा ईरानियन कोस्ट लाइन, अबाउट 1000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन, दे हैव टू कीप टेकिंग दैट रिस्क। राइट। और ये ईरान और ये सब अगेंस्ट में है, चाहे ईरान हो गया, ईरान, सऊदी एंड एवरीबडी हेट्स देम, वो सुन्नी शिया का बजाय। यहाँ पे मुझे कई बार लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि सबको पता स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ये है, यहाँ से ऐसे क्यों नहीं आ जाते? सो अभी डिस्कशन चल रहा है कि इधर से एक पाइपलाइन आ जाए। दैट्स द पोर्ट ऑफ सूर। सो इधर सूर तक इधर, ओके, इधर तक आने का डिस्कशन चल रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या पूछिए कि जब आप एक पाइपलाइन बनाते हैं ना, अब शिप को समंदर पे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर्वेलेंस की वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये भाई एक टैंकर है, तो तेल ही ले जा रहा होगा। आप उसको छुपा भी सकते हो। अगर आपने फ्रंट पे अगर आपने वो कार्स लगा दिए, वो लगेगा कि ये सेकंड हैंड कार्स एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम पाकिस्तान में। सब सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं, पता है ना, तो वो सऊदी अरेबिया, कुवैत से एक्सपोर्ट होते हैं उधर। सो और अंदर से आप छिपा के भी ले लो, आसान है। पाइपलाइन आप छिपा नहीं सकते हो। वो लिटरली हम स्कूल में वो करते थे ना, किसी को उल्लू बनाना होता तो टारगेट लगा के हिट मी करके उसकी पीठ पे चिपका देते थे, और सब लोग उसको मुक्का मारे जा रहे हैं पीठ पे, उसको पता ही नहीं भाई लोग मेरे को क्यों मुक्का मार रहे हैं। लिटरली आप एक लकीर खींच रहे हो, बोल रहे हो आ बैल मुझे मार, क्योंकि आपने नैरो कर दिया। इसी पे सप्लाई होगा तो आपने पाइपलाइन को बॉम्ब कर दिया। वो स्टैटिक है, वो हिल भी नहीं सकता है ना, चिप भी नहीं सकता है। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन जैसे पानी का पाइप होता है, लिटरली लाइक दैट। उसमें प्रेशराइजेशन डीप्रेशराइजेशन होता है, बट इट्स लिटरली पाइप से जैसे पानी जाता है, आई एम सिंप्लीफाइंग इट, वैसे ही पाइप से चला जाएगा। तो आपने एक भी जगह अगर पाइप फट गया, एक जगह भी, पानी तो आपको आने वाला नहीं है। और ये तो आपने इतना सारा हजारों करोड़ पाइपलाइन पे लगाया है, इट विल देन क्या होगा? वन हिट the entire pipeline goes out. Right. So ये हम सोच रहे हैं ये पाइपलाइन यूएई से ओमान तक जा रही है, और इसमें अब हमें डर इस बात का है कि अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं भी लेते हैं तो वो पाइपलाइन जस्ट लाइक पाइपलाइन बनाने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, वो अभी नवंबर उसके पहले आ जाएगा। राइट, वो जो ट्रम्प वाली बात हमने कही। बट इवेंचुअली फ्यूचर के लिए भी, अगर अब आज हुआ है तो मे भी कल भी हो सकता है। बट यू आर सेइंग कि जो पाइपलाइन पे इन्वेस्टमेंट भी होगी कहीं से भी, उसकी एफिशिएंसी अभी हमें नहीं पता, जिसकी वजह से इट्स नॉट फीजिबल। नहीं, एफिशिएंसी हमको पता है, उसका सिक्योरिटी हमको नहीं पता है। क्योंकि अगर वो पाइपलाइन भी बन जाता है और जो कंट्रोल अभी ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ पे कर पा रहा है, अगर वो कर नहीं पा रहा है, वो बस पाइपलाइन पे हमला कर देगा। एक जो कतर में रिफाइनरी था, गैस प्रोसेसिंग प्लांट,
उस पे हमला करके उन्होंने $20 बिलियन का नुकसान कर दिया है, $26 बिलियन का नुकसान कर दिया है, और वो अगले 5 साल तक फिर से रिपेयर नहीं हो सकता है। आप समझ लीजिए, एक पाइपलाइन पे हमला करना, आपने करोड़ों ये कर दिया, एक दिन में एक मिसाइल ने आके उसको बंद कर दिया। एक सवाल कॉमनली आता है जब हम रशिया से कहते हैं कि हम सस्ता तेल ले रहे थे, सो जब हम सस्ता ले रहे थे उस वक्त जो लोग हैं, आज हमें समझ आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर में इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हम ज्यादा दे रहे हैं, समझ आता है। जब हम सस्ता तेल रशिया से भी खरीद रहे थे या दूसरी कंट्री से भी जब हम ज्यादा बेटर एक डील भी कर रहे थे, उस वक्त रेट कम क्यों नहीं होते? उस वक्त कम रेट नहीं होते हैं इसी वजह से इंश्योरेंस, जैसे मैंने बताया, जो पैसा लिया गया है, दैट इज ऑल बीइंग यूज्ड फॉर द स्कीम्स दैट यू यूज। बट वो स्कीम्स कहाँ पे ऑन ग्राउंड आती हैं? वो ऑन ग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल, आपने लुमिनोसिटी, नाइट लुमिनोसिटी मैप्स देखे हैं फ्रॉम 2014 टू 2026, ग्राउंड लुमिनोसिटी कितना बड़ा है, दैट जो नाइट में वो कितनी बत्तियां जल रही हैं, उसकी स्टडीज अगर आप देखेंगे फ्रॉम 2014 टू 2026, खुद दिखाई देगा। टॉयलेट्स, आपको याद है वो पब्लिक टॉयलेट्स बनाने में कितना ऑपोजिशन हुआ था? राइट, ये इस पे मैं आता हूं, पर क्योंकि आज हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यूएस, चाइना, यूएई, इनके पास 90 दिन के लिए होते हैं। जब ये रिजर्व का पैसा आता है, आई अंडरस्टैंड इसकी एलोकेशन सही तरीके से होनी चाहिए, तो ये वहां पर गई जहां पर टॉयलेट्स बनाए, सब कर लिया, ये फ्यूल के लिए। पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बना, 30 दिन का स्ट्रेटेजिक, 2014 में स्ट्रेटेजिक रिजर्व 0 था, 30 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के रखा गया। पर ये 90 दिन का क्यों नहीं बनाया, ताकि इस वक्त इसका इफेक्ट, you never plan for 90, वो देश वही करते हैं जितना उनका पैसा होता है, ठीक है। अब अगर आप अमीर हैं, आप इतना बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हैं कि 15 कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आपका पैसा मिले। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप इतना ही लेते हैं कि 3 कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ही। आपने वो निर्णय लिया है कि मैं, अगर कैंसर हो 3 इंजेक्शन काफी है, उसके बाद पैसा बच्चे भी कमा रहे हैं, बीबी भी कमा रही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। See, these are all calculations that are made. Sometimes it pays off, कई बार it does not pay off. अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां ये पे ऑफ नहीं कर रहा है। हमने चला लिया है, हमने मैनेज किया है, ठीक है। फ्यूल का जो स्केयर था, शॉर्टेज हुआ ही नहीं। सब बोल रहे थे रेस्टोरेंट बंद हो गए, ये हो गए, दे हैव नॉट शट डाउन। ओके, जो इमीडिएट प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया है हमने। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है अब सप्लाई का है। रशिया जो बेच रहा था वो अभी नहीं बेचेगा जब तक आप मार्केट प्राइस नहीं दोगे। सो इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि जो डायनामिक्स है, जो रेट हमें पहले मिल रहे थे वो हमें अब नहीं मिल पा रहे। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जैसे क्रूड ऑयल की जो ट्रेड था वो, बिकॉज अब जैसे आपने भी कहा कि प्राइस बढ़ना चाहिए, अब इसका एक जो काउंटर रिबटल आता है वो आता है कि जो क्रूड ऑयल ट्रेडिंग थी वो थी 108 to 112 पर बैरल ग्लोबली। जस्ट अ ईयर अगो इट वाज अबाउट $65 to $70 पर बैरल। अब मेरे पास कुछ डेटा थे जो हमारी इंडियन ऑयल कंपनीज हैं, 2020 से 2025 तक इनका क्या क्या प्रॉफिट शेयर रहा। फिस्कल ईयर 2020 to 2021 इनका जो कंबाइंड प्रॉफिट था दैट वाज 31 to 35,000 करोड़। 2021-22 24,000 करोड़ से 27,000 करोड़। 2022 से 2023 यहाँ पे लॉसेस हुए बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर। 2023-24 80,000 से 85,000 करोड़ कंबाइंड प्रॉफिट जो कि ऑयल कंपनीज ने किया। 2024 से 2025 35,000 से 40,000 करोड़। बहुत सिंपल सवाल है, अगर इतना प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, एक साल अगर ये लोग कॉस्ट बेयर भी कर लें, व्हाट इज द प्रॉब्लम? The problem is you want them to go bankrupt. Why? प्रॉफिट भी तो हुआ है। प्रॉफिट हुआ है। हाँ। So how do you sustain businesses on profit? No. So already जब प्रॉफिट हो गया तो एक साल लोगों को, So एक साल प्रॉफिट हो गया है, अब प्रॉफिट नहीं होगा। How do you know Adani isn't going to shut his shop down? अगर उसने बंद कर दिया फिर क्या करोगे आप? See, there is benefits of private sector. There is also the downfall of private sector. I accept everything. They were getting huge mega profits. ठीक है? Totally accepted. Tomorrow if he shuts his shop down,
से ही इज विलिंग टू अब्सॉर्ब इट, एंड उन्होंने अब्सॉर्ब किया है। पिछले 2-3 महीने उन्होंने लॉसेस अब्सॉर्ब किया है। रिफाइनर्स ने अब काफी सारा लॉस अब्सॉर्ब किया है। 30,000 करोड़ का कुछ नंबर आया था। कितना आप अब्सॉर्ब, क्योंकि वो पैसा लेके उन्होंने कोई भंडार में नहीं लगा के रखा है, इट कीप्स रनिंग। अभी देव हैड टू पे, कितना अदानी ने कितना फाइन भरा है अमेरिका में, 250 मिलियन या 150 मिलियन का फाइन भी भरा है ना, यूएस सिक्योरिटीज एंड आई डोंट नो। अभी वो सब अदानी के चार्जेस ड्रॉप हो गए और ये ओके, एनीवे दे हैड टू पे सम ह्यूज अमाउंट टू अमेरिका। उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है। नाउ अज्यूम इसमें से 80, जिस साल 85 क्यूमुलेटिव 85,000 करोड़, उन्हें लगभग 30,000 करोड़ स्टैश करके रखे हैं। भाई वो बिजनेस चला रहा है, वो दानशाला नहीं चला रहा है। You can't tell a private business telling him to absorb the hit is hurting yourself. ये जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे अडानी के हैं? नहीं, I think these are state-owned enterprises. तो स्टेट ओन्ड हुआ ना। So here is the point. जब आप पैसा नहीं चुकाओगे उसका, वो आपके टैक्स से ही आने वाला है। आप डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो। अगर आपने पेट्रोल पंप पे 125 नहीं बढ़ाया, तो बाकी चीजों का उसमें टैक्स बढ़कर लिया जाएगा। अल्टीमेटली आउटफ्लो हैज टू मैच इनफ्लो। सो इसका मतलब यही है कि व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, ये आगे कितना जा सकता है अभी के हिसाब से? आई थिंक 125 इज द सस्टेनेबल मिनिमम। ये करंट सिचुएशन पे 125 सस्टेनेबल मिनिमम है। जब, और मार्केट को अभी तक 3 महीने का अंदाजा था कि ऐसे कुछ होना ही था, तो ये मैं नहीं मानता हूं कि मार्केट ने एडजस्ट नहीं किया। अगर आपको 30 दिन 90 दिन के लिए पता नहीं था कि फ्यूल प्राइस का हाइक होना ही निश्चित है, भाई हम सबको तो पता था। Everybody knows if a blockade like that is going to continue, the prices have to rise at some point. Businesses have to adjust their plan. ये कितना देर कंटिन्यू करेगा? जितना देर ब्लॉकेड कंटिन्यू करेगा। Now, once the blockade is lifted, उसके बाद it will take at least 1 month for the prices to come down again. क्योंकि आपने महीने टू महीने बेस्ड ऑन कॉस्ट आपने सप्लाई अग्रीमेंट्स बना के रखे हैं। वो ऐसे नहीं होता है कि दिन में ये प्याज खरीदने की तरह नहीं होता है, ऑर्डर पहले ही देके वो ट्रांसपोर्टेशन सब करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस नॉर्मलाइज होगा एंड देन ऑल्सो वो ग्रेजुअल तरीके से नीचे ले जाना चाहिए। दिस इज स्टिल अनसस्टेनेबल। 103 इज नॉट सस्टेनेबल। इट इज स्टिल इनकरिंग ह्यूज लॉसेस। दिस इज योर फर्स्ट प्रेडिक्शन कि 125 रुपए पर लीटर? इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट इज माई प्रेफरेंस। बट ये दाम पे पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे जो ऑयल रिफाइनर्स हैं वो एक के बाद एक कोलैप्स करते रहेंगे। और अगर वो कोलैप्स करते रहें, क्योंकि देखिए उनको भी ऑपरेशनल एक्सपेंस होता है, right. अगर वो कोलैप्स होते रहे या कोलैप्स होने के वर्ज में हैं, तो पब्लिक इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स जाएगा। राइट। पब्लिक इन्फ्यूजन पे फंड्स कहां से अब बॉस पैसा आ रहा है? So you have a choice. You can either generally subsidize the whole group or you can just pay for fuel. यही मैं बोल रहा हूं। ये वो जैसे penny wise pound foolish कहते हैं ना, वो क्या है? 1-2 अन्नी बचाने के चक्कर में आप 100 रुपए खो बैठते हो, वो वाला सिचुएशन है। राइट। बट कब तक चल सकता है ये? What do you think? ये कितना चलेगा? देखिए टेक्निकली आई डोंट थिंक वर्क फ्रॉम होम शुड हैव बीन लिफ्टेड एट ऑल। राइट। क्योंकि वर्क एट ऑफिस ये लोगों का बहुत टाइम जाया करता है कम्यूट में। राइट। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ, हाँ. ठीक है, ओके दैट्स फाइन, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वर्क फ्रॉम होम काफी देर चल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं चल सकता है। जहां आपको कोई फिजिकली कुछ करना है उस पर नहीं चल सकता है। पर मीटिंग्स ऑफिसेज कैन रीशेड्यूल। they've got my office for example, उन्होंने बहुत अच्छा सा शेड्यूल बना के रखा है इसका। जब से हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया तब से हमने फुल वर्क स्टार्ट ही नहीं किया है। मतलब मैं ओवरऑल इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो फॉरेन ट्रिप्स हो गई, और ये कहीं ना कहीं लोगों को पिंच करता है अंदर से कि यार हम अब
नहीं जाना, मोदी जी ने मना कर दिया है ऐसा, तो मन में कोई सोच रहा होगा, बट कहीं ना कहीं अंदर से एक एक गुस्सा भी आएगा कि यार हम अपने देश में पैसे। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा सोच भी रहा है, कब तक हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब तक ये रिस्ट्रिक्शंस, या अभी तो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, एक एडवाइजरी है, कब तक ये चीजें होंगी? Till the blockade gets lifted. एंड इसका I suspect वो नवंबर में ही होगा जब अमेरिकन मिड टर्म्स होंगे, जो ट्रंप बहुत बुरी तरह से हारने वाला है, क्योंकि वो जो इन्फ्लेशन, जो मेरे सब रिपब्लिकन फ्रेंड्स हैं वो प्राइवेट में ट्रंप को इतना गाली दे रहे हैं, और देखिए अगर रिपब्लिकन्स ने मिड टर्म हार गए बुरी तरह से, तो वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेंगे ट्रंप को इम्पीच करने में। एंड बेसिकली अमेरिका जो अमेरिका है वो ईरान से बैकआउट कर जाएगा, बैकआउट कर जाएगा, और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और जो सब कुछ है वो आप कह रहे हो वहां से सेटल हो जाएगा जब ट्रंप हारते वी हैं तो। थिंक किस हालत में सेटल होगा पता नहीं है, पर ये ब्लॉकेड चल नहीं सकता है, और इसमें अभी डबल ब्लॉकेड चल रहा है। तो ये आपकी सेकंड प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन, बट या श्योर। तो बेसिकली हम यही समझते हैं, तो इसी स्ट्रेट हॉर्मुज़ से पूरी दुनिया में ऑयल और गैस जाता है। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो दूसरी बात थी, जो कि काफी लोगों को हिट भी करी, जब वो कहते हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना। व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है? तो गोल्ड क्या हो रहा है? सो देखिए, बेसिकली इसमें बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि नए दाम पे, जो दाम इतने बड़े हुए हैं उन पे पेट्रोल खरीदना काफी फॉरेन एक्सचेंज लेता है। पर हिंदुस्तान में अब देखिए ये एक डायलेमा है। हिंदुस्तान में आप दुनिया में जितना ज्यादा तनाव देखेंगे उतना ज्यादा लोग गोल्ड पे विश्वास करते हैं, गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आपने देखा है कि गोल्ड का दाम कितना बढ़ा है पिछले 1 साल में। जब आप गोल्ड खरीदते हो वो भी फॉरेन एक्सचेंज लेता है, तो अब आप किस पे, सिंपल सा एक इक्वेशन है, आप क्या सोना लोगे या आप पेट्रोल लोगे? टेक्निकली क्रूड ऑयल, बट आई विल जस्ट कीप यूजिंग पेट्रोल। राइट। इसका मतलब जो सिंप्लीफाई करके ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम एज अ कंट्री गोल्ड और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम डॉलर्स दे रहे हैं। सो अभी हम इसी को हम फॉरेक्स बोलते हैं, क्योंकि फॉरेन हमारा बाहर से करेंसी आता है जो हम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं जब यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ता है गोल्ड का, तो हमें और ज्यादा सोना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अगेंस्ट द डॉलर पैसा देना पड़ता है। और हम सोना क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये नहीं लग रहा है कि रुपये का दाम वही रहेगा। जो मैं आज 20 के लिए खरीद पा रहा हूं वो कल 50 रुपए का हो जाएगा, तो मेरे 20 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर मैं सोना लूंगा तो बढ़ जाएगा, तो वो एक अप्रिशिएटिंग कमोडिटी है। वेयर इज रुपी अभी के लिए, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफरेंस चलता रहेगा, वो एक डिप्रिशिएटिंग कमोडिटी है। गॉट इट। तो अभी इसमें सरकार के लिए ये है कि अगर, सिंपल सी बात है, हाँ, जब आप गाड़ी लेते हैं, जब आप सोना लेते हैं, हाँ, उसका दाम बढ़ता ही रहेगा। करेक्ट, ठीक है। हाँ। जब आप गाड़ी लेते हैं, मर्सिडीज भी लेंगे ना, जैसे ही आप मर्सिडीज को एक शोरूम के बाहर ड्राइव कर देते हैं, 25% वैल्यू ड्रॉप उधर ही हो जाता है। राइट। रुपी इज लाइक अ मर्सिडीज, गोल्ड इज गोल्ड। राइट। सो इसी अगेंस्ट सरकार चाहती है कि हम क्रूड ऑयल पे पैसा लगाएं, ना कि गोल्ड पे इंपोर्ट करने में, कि पैसा ज्यादा क्रूड ऑयल पे जाए, ताकि पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज इस पे बर्बाद ना हो। राइट। और देखिए, ये आई डोंट अग्री विथ इट, क्योंकि लोग वही करेंगे जो उनको स्टेबिलिटी देता है। अगर आप लोगों से ये नहीं बोल सकते कि भाई आप ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मत देखो, सोना मत खरीदो। हाँ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सोना का दाम बढ़ने वाला है, आपको एक हक बनता है सोना खरीदने के लिए। आप खुद अपना फाइनेंशियल स्थिति भी देखोगे ना। नहीं, पर अभी तो हम बात कर रहे थे कि आपको एक नेशनल इंटरेस्ट में कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो यू देखिए, सी दिस इज ऑल्सो एट सम पॉइंट एक लाइन ड्रॉ होता है बिटवीन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ओके। ऑयल मैं मानता हूं, और ऑयल पे मैं क्यों सरकार का लाइन मानता हूं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हानि, लॉन्ग टर्म जीत। गोल्ड दूसरी बात है, गोल्ड आप ही का लॉन्ग टर्म जीत हो रहा है। तो इसमें यू आर नॉट विद द गवर्नमेंट ऑन दिस? आई एम नॉट विद द गवर्नमेंट ऑन गोल्ड। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव टू लुक आफ्टर देयर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर उनको लग रहा है कि रुपये का दाम
कम होने वाला है, रुपी मर्सिडीज है हम्म। और सोना सोना है, सोना का दाम बढ़ेगा, रुपी का दाम कम होगा, रुपी का वैल्यू कम होगा, उसका मूल कम होगा, तो उनको हक बनता है उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट में गोल्ड प्राइस खरीदने आप के लिए। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर भी 4 लाख पहुंचा था, अब सिल्वर भी आधे प्राइस पे आ गया है। फ्लक्चुएट तो प्राइस करता रहेगा, गोल्ड भी 1.30 पे था, 1.60 हो गया, में भी 1.10 भी चला जाए। बिल्कुल, पर वो रिस्क लेना एक इंसान का खुद का हक होता है। श्योर। गोल्ड यू आने वाले टाइम यू थिंक गोल्ड बढ़ेगा? आई डू। कितना तक जा सकता है? देखिए, मैं क्यों गोल्ड, आई डोंट नो हाउ मच इट विल गो अप टू, बट व्हाई? बट अभी अगले 2-3 साल के लिए आई डोंट थिंक गोल्ड विल रिड्यूस। डिप्स होते रहेंगे बट आई डोंट थिंक इट विल रिड्यूस सब्सटेंशियली, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्थिति है, हर बड़ा इकोनॉमी इतने सारे कर्जे में है, वो पे बैक नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ सिस्टम ऑफ कोलैप्स होने ही वाला है। जो आप इतना सारा युद्ध देख रहे हैं, यही एक किस्म से सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स है, कि जो ग्लोबल सुरक्षा आर्किटेक्चर था वो कोलैप्स हो गया है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, और एक किस्म से सुरक्षा फाइनेंस से रिलेटेड है। जब फाइनेंशियल सिस्टम्स तनावित होते हैं तो सुरक्षा सिस्टम्स भी तनावित हो जाते हैं। जब आप घर पे, अगर आप एक बाउंसर हैं नाइट क्लब में, अगर आप 3 दिन ठीक से खाना नहीं खाते हैं ना, तो आप बाउंसिंग नहीं कर सकते हैं नाइट क्लब में, उस टाइप का है। सो आई डू बिलीव कि अगले 2-3 साल में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तनाव बहुत बढ़ने वाला है, और एक सिंक्रेटिक ये है फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ नॉट इंडिया, ग्लोबली वी आर हेडिंग टू सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इतना कर्जा है कि आपके जीडीपी से ज्यादा आपका कर्जा है, आप कैसे उसको वापस दोगे भाई? दिस क्रेडिट सिस्टम, यू सी, फाइनेंस ने बहुत अच्छा भी काम किया है, पर अब फाइनेंस एक स्थिति पे है जब वो दुनिया को बर्बाद करेगा। और ये पहली बार नहीं है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने फाइनेंस ने ही बर्बाद किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक करेंसी का स्टैंडर्ड था सोना। हमारे पास 30 टन सोना है, 30 टन सोने में हमने 1000 नोट से 1 लाख नोट बनाए हैं ब्रिटिश पाउंड्स का। तो पाउंड का वैल्यू क्या है? वो सोना डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो एवरी नोट वाज वर्थ इतना। वॉर, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा था कि सोने का कई गुना ज्यादा हो गया। उन्हें क्या बोला, लोन लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट पे लोन लेते रहेंगे। तो उन्होंने दे शिफ्टेड दी नोट्स वे नो लॉन्गर लिंक टू गोल्ड रिजर्व। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका से लोन लेना शुरू किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका से लोन लेना शुरू किया। जब जर्मनी युद्ध हारा, तो जर्मनी पे दबाव लगाया गया कि तुम हमको ये सब युद्ध में जो हमने कर्जा ले रखा है, ये सब तुम निभाओगे और हमको पैसा दोगे। जर्मनी वो कर्जा निभा नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, अमेरिका से कर्जा लिया। तो अमेरिका से कर्जा लिया उसने, और वही वापस कर। ब्रिटेन का अमेरिका से कर्जा वापस करने के लिए। यही हुआ था। दिस लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन। वो जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और ग्लोबल डिप्रेशन हुआ था, जिसमें कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर दिया था, कितने सारे लोग बेकार हुए, कंगाल हुए। Finance is one of the most destructive forces. It is the most useless, I'm being harsh. Finance के बहुत सारे अच्छे uses हैं, पर अभी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना crooked, corrupt, थर्ड रेट है कि 60% मोर में भी जो उसमें पैसा बनता है वो बस पैसा को सर्कुलेशन में रखने के लिए है। वो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स या सर्विसेज वैल्यू एडिशन में नहीं है। वो इतना इनएफिशिएंट बन गया है कि हर रुपए जो जा रहा है उसमें बस 40 पैसा एक्चुअल गुड्स के लिए है, बाकी का जो 60% है वो बस पैसा निकाल के लौटाने के लिए ये है। गॉट इट। जस्ट फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब अभी आपने ये कहा था जर्मनी
ब्रिटिश और अमेरिका। हम्म। तो हम ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने मानो कि अमेरिका से लोन लिया और जर्मनी ने भी अमेरिका से लोन लिया, क्योंकि वो हार गया था तो उसको भी लोन लेना पड़ा, हाँ। राइट। अब जर्मनी और जो इंग्लैंड है, इनके बीच में इनको पैसा पे बैक करना है। हम्म। तो हम कह रहे हैं कि जर्मनी ने ब्रिटिशर्स को अपना पैसा दिया, और वही जो कर्जे का पैसा था वो ऑलरेडी जिसने अमेरिका से कर्जा लिया हुआ था। सो ये क्या है? हाँ। ये अमेरिका है। हाँ। आप जर्मनी हो, हाँ। मैं ब्रिटेन हूँ। हाँ। अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस योर फिट, आई एम नॉट, यू विल बीट मी अप बैडली, बट लेट्स अज्यूम मैंने मुक्का मार मार के तेरा हड्डी तोड़ दिया, तेरा सर तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब मैं तेरे को मुक्का मारे जा रहा हूँ भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को थोड़ा प्लीज पैसा दे दो, मैं थोड़ा वो कूल ड्रिंक, कोका कोला या वो क्या एनर्जी ड्रिंक क्या आता है, माउंटेन ड्यू या गेटरेड, उसके लिए पैसा देता हूँ भाई, पैसा दे दे। तो इसने मेरे को फिर पैसा दिया, मैंने वो पैसा देके माउंटेनेड क्या कूलेड नहीं क्या होता है माउंटेन ड्यू, जो यू फिट पीपल नो ऑल दिस व्हाटएवर एनर्जी ड्रिंक पी लिया, और मैंने तेरे को मुक्का मार मार के बेहोश कर दिया, तू हार गया। नाउ आई एम लाइक भाई देख, मैंने उससे 50 रुपए कर्जा लिया है, वापस कर तू मेरे को। अब तुम्हारा पैसा है नहीं, तो तुम अमेरिका से बोलते हो भाई मेरा कर्जा है, मेरे को प्लीज 50 रुपए दे दो। तो वो तुमको 50 रुपए देता है, मेरे को 50 रुपए देने के लिए, तेरे को 50 रुपए देने के लिए वापस। तो मैंने, पर वापस तेरे को 50 ही मिल रहा है, तूने मेरे को 50 दिया, तूने अलग से 100 टोटल, क्योंकि मेरे को 50 दिया, तेरे को 50 दिया, टोटल 100 दिया, पर मेरे को 50 ही वापस मिल रहा है, तो बाकी का 50 कहां गया? ये सब वॉल स्ट्रीट में जो बैंकर्स होते थे ना, वो अपना बोनसेस और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाने के लिए, वो कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए, दे इसेंशियली सॉ टू इट, दे डिडंट सी टू इट, डेलिबरेटली तो नहीं हुआ, बट अगर आप ऐसे अनसस्टेनेबल करते रहोगे, इसीलिए ग्रेट डिप्रेशन तो ये जो 50 रुपए गायब हुआ, ये 50 रुपए इवेंचुअली गया कहाँ फिर? You spend it on things like war, on shells, on बंदूक पे, तोप के बारूद पे, तो प्लेन्स अमेरिका पे। के पास अगर अपने ही 50 वापस आया, तो इसके पास और वेल्थ कैसे बन रही है? उसके पास भी तो उतना ही पैसा आ रहा है जितना उसने दिया। हाँ, तो उसके पास पैसा नहीं आया, इसीलिए वो पूरा ग्रेट डिप्रेशन हुआ, वो पूरा मार्केट मिसमैच की वजह से था जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन कॉम्प्लेक्स, देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट, एक चीज के वजह से ये नहीं होता है, बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, पर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज था, कि जितने सारे कर्जा लिया गया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो वापस नहीं आया, क्योंकि युद्ध में चीजें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है, वो नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने ये सिस्टम बनाया, और इसमें जब बोलते हैं ना ये राइट विंग है, ये कलोनियलिज्म है, ये इनको समझ में नहीं आता है। कलोनियलिज्म था वो कैपिटलिस्ट नहीं था, वो मर्केंटिलिस्ट था। मर्केंटिलिस्ट और मॉडर्न कैपिटलिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। फ्यूचर में डू यू थिंक, अब जैसे बिकॉज लास्ट एपिसोड में आपने भी ये कहा था दैट आई सी अ सिस्टम कोलैप्स, सो क्या ये जो आने वाला टाइम में है, डू यू थिंक ऐसा जैसा कुछ ग्रेट डिप्रेशन पहले हुआ है, ऐसा कुछ दोबारा रेप्लिकेट हो सकता है? देखिए, ग्रेट डिप्रेशन वाज वेरी यूनिक, क्योंकि ये मॉडर्न फाइनेंस का एक क्रिएशन था, और मेरे को तो लग रहा है अब ये जो कर्जा का स्थिति है ये इतना बिगड़ चुका है, रीपेमेंट इम्पॉसिबल है। हर G7 G20 इकोनॉमी को देख लो, उनका कर्जा उनके जीडीपी से ज्यादा है, लोग इतना ही कंज्यूम कर पाते हैं। आप इन्फ्लेशन के द्वारा इतना ही आप रीपेमेंट का वैल्यू कम कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो रुपी के वैल्यू पे नहीं होता है। जब आप गाड़ी के लिए 5 लाख का लोन लेते हैं, आप 5 लाख का ही 7% देते रहते हैं। अगर रुपए का वैल्यू 10 गुना कम हुआ, तब भी आप उतना ही देंगे, और टेक्निकली आप फिर बहुत कम दे रहे हो। तो इन्फ्लेशन करके यू कैन वर्क सम ऑफ इट ऑफ, बट इतने भारी मात्रा में यू विल नॉट बी एबल टू वर्क
इट ऑफ। So what does this mean? इसका मतलब क्या है? इसका और मतलब क्या है? ये है वी आर लिटरली इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, जहां ये ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका का ट्रायंगल जो था, डेट इतना बढ़ चुका है कि आप इन्फ्लेशन से भी इसको नहीं चुका सकते हैं। और जब फाइनेंशियल सिस्टम का, जब लोगों को पैसा बनाना पड़ता है, उनको शॉर्ट टर्म फिक्सेस चाहिए होते हैं, जैसे बॉम्बे रन, कट डाउन गवर्नमेंट, कट डाउन ऑन द मिलिट्री, इट लीड्स टू, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल किस दिशा में डिजास्टर जा सकता है। हम एक अस्थिरता की स्थिति में जा रहे हैं, ये कैसे अस्थिरता निकलेगा हमको पता नहीं है, पर आर्थिक अस्थिरता के वजह से जो सुरक्षा अस्थिरता बढ़ता ही रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो इस कर्जे के वजह से जर्मनी में जो आर्थिक अस्थिरता बढ़ा था, वो 5-10 साल के अंदर कंट्रोल में लगभग आने वाला था, जब ग्रेट डिप्रेशन जो था उसके इम्पैक्ट से वो आर्थिक स्थिति भी कोलैप्स हो गया। आपको पता है, जब तक जर्मनी रिकवरी रूट पे था, हिटलर को कोई वोट नहीं डालता था। जैसे ही वो ग्रेट डिप्रेशन के वजह से जर्मनी की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी कोलैप्स हो गया, आप देखेंगे हिटलर का वोट कितना चढ़ते रहता है। और जितना आर्थिक स्थिति घटिया से घटिया होते रहा, उतना ज्यादा वोट हिटलर को ज्यादा मिलते रहा। क्योंकि जब आपको पता नहीं है आप अपने बच्चों को कल खाना भी दे पाओगे, आप रास्ते पे आप ठीक से सोच नहीं पाते। रास्ते पे कोई बाबा बोलेगा कि भाई तू मेरे को अपना बीबी का मंगलसूत्र दे दे, तेरे को कल 50,000 मंगलसूत्र मिल जाएंगे सोने में। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो एक थप्पड़ मार के बोले चल फुट यहां से, बट व्हेन यू आर डेस्परेट यू डोंट थिंक लाइक दैट। यानी ये देखिए, इसमें एक रूल होता है, 2-3 रूल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। एक है ceteris paribus, उसका मतलब मैं बस इसी नैरो एंगल को देख रहा हूं, मैं बाकी के चीजें जो इंटर रिलेटेड चीजें हैं नहीं देख रहे, तो उसमें इकोनॉमिक प्रेडिक्शन मॉडल्स में गलती हो जाती है। दूसरा है मैन इज रैशनल, यू हैव टू अज्यूम रैशनैलिटी, बट वी नो ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इरैशनल ऑफ क्रीचर्स। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, without getting psychology into economics, this is why economists get it horribly wrong. ब्रीफली, अगर बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, जब भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, युद्ध और ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रिडोमिनेंटली फोकस युद्ध में शिफ्ट भी हो जाता है, और लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का, एंड सरकारों के पास टाइम बन जाता है जी आगे कुछ स्टेप्स लेने का। जी, ब्रीफली कह सकते हैं, ब्रीफली यही है। और इसमें भारत ने भी एक बहुत बड़ी गलती की थी 1970s में। जब 1971 में जब हमने पाकिस्तान को हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उधर जो धर हक्सर वो सब शिमला कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी को एडवाइस कर रहे थे, उन्होंने सब बोला मैडम इन पे एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी मत करो, इनका नाक जमीन पे मत रगड़ो, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध था उसका जो रूट था वो पहले विश्व युद्ध में था, जिसमें जर्मनी को बहुत बुरी तरह से नंगा किया गया था। पार्शियली करेक्ट बट नॉट एंटायरली करेक्ट। और अगर आप 1920 में लेट 20s, मिड टू लेट 20s में देखेंगे, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन था वो एक किस्म से चला गया था। जो पहला विश्व युद्ध के वजह से, उसके आर्थिक तनाव के वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन अल्टीमेटली हुआ, जिसके वजह से हिटलर आया और पूरा घाव को उसने खोला, उसके वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब जो रूडिमेंट्री देखेगा वो बस ये देखेगा दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध के वजह से हुआ था, पर जो नुआंस देखेगा वो देखेगा कि पहले विश्व युद्ध में जो आर्थिक स्थिति थी उसके तनाव के वजह से एक सुरक्षा स्थिति पैदा होके दूसरा विश्व युद्ध बना। अब ये भी देख लीजिए, जब
सोवियत संघ गिरा 1990 में, रूस पूरा का पूरा खुला था अमेरिका के लिए। वो बहुत अच्छे रिश्ते थे अमेरिका और रूस के बीच में, पर रूस में इतना ह्यूमिलिएशन हुआ क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था एकदम कोलैप्स कर गया। एक महीने का जो गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनका तनख्वाह था 2500 रूबल, जो राजा महाराजाओं का सैलरी के उस टाइम पे। उसके 2-3 साल बाद 2500 रूबल में एक बन मिलता था। इतना रूबल का वैल्यू गिरा। उस ह्यूमिलिएशन के वजह से, क्योंकि उसको लगा कि अमेरिका हमको ऐसे आर्थिक व्यवस्था से बर्बाद करना चाहता है, पुतिन जैसे बंदा आया जो मानता है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। मैं आपको हर स्थिति में दिखा सकता हूं कि जो दुश्मनी पैदा होती है वो किस्म से एक आर्थिक स्थिति से ही, जो सुरक्षा तनाव है, नॉट ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान इज प्योरली रिलीजियस, उसमें भी एक इकोनॉमिक एंगल है, बट दैट्स वेरी डीप। वो फाइनेंशियल तनाव की वजह से ही पैदा होता है। और देखिए, हिंदुस्तान में अगर हमने ये 125 तक का नहीं किया, वो ना करने का जो आर्थिक तनाव बढ़ेगा, वो इंटरनल इतना आपको बहुत सिंपल सा, इतना प्रभावशाली होगा, इन नॉट अ गुड वे, इन अ वेरी नेगेटिव वे इट विल अफेक्ट यू। यू हैव नो आइडिया। वेरी सिंपल। इमरजेंसी क्यों लगाया गया था? 1974 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, क्यों बताइए? इंस्टेबिलिटी थी हर जगह, क्यों? पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड। अब अगर आप कोई ये सुपरफिशियल, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट से पूछेंगे, वो बोलेंगे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था क्योंकि उन्होंने बोला था इंदिरा गांधी इज डिस्क्वालिफाइड। नो नो, उसका 1 महीने बाद लगा था। इट वॉजंट बिकॉज ऑफ दैट। स्थिति इतना तनावित हो चुका था देश में, क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मैसिव क्राइसिस था। इसमें क्या हुआ, 1970 में 1 करोड़ शरणार्थी आए बंगाल से, ईस्ट पाकिस्तान से। उस टाइम बंगाल का पॉपुलेशन लगभग 3-4-5 करोड़ था, ऐसे कुछ था। ऑलमोस्ट 30% ऑफ योर 10%, आई थिंक इट वाज 10% पॉपुलेशन यू हैड इन 1 ईयर। अनसस्टेनेबल। बैलेंस, हम उन लोगों को देखभाल नहीं कर पा रहे थे, उनको खाना देना था, उनका कोई झुग्गी झोपड़ी बनाना था, कुछ तो बनाना था। 1 करोड़ लोग आए थे कोई 5-6 महीने के अंदर। कोई भी कंट्री कैन नॉट डील विद दैट। दूसरा, जो हमने 1971 में फिर युद्ध किया, उसका बहुत एक्सपेंसिव युद्ध था। जो पैसे थे, अल्टीमेटली वो पैसे वापस, some way you have to pay it back. Money is not grown out of thin air, you know, money has to be paid back. Money is a real thing, even though वो conceptual है, it is also real. Schrodinger's cat की तरह है, does it exist as a particle or as a wave? But it's there. फिर क्या हुआ, 1973 जो इजराइल अरब युद्ध था, उसके बाद अरब्स ने ऑयल एम्बार्गो इंपोज किया था। जो तेल का दाम था इतना बढ़ गया, अब रेफ्यूजी का भी आप कर्जा चुका रहे हो, युद्ध का भी आप कर्जा चुका रहे हो, और आपको सबसे बेसिक कमोडिटी जो पेट्रोल फ्यूल, उसका दाम 3-4 गुना बढ़ गया है। आई फॉरगेट हाउ मच इट वाज, बट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कंबाइन होके जो सामुदायिक तनाव बढ़ गया था इंडिया में, हर जगह राइट्स हो रहे थे, हर जगह, क्योंकि भाई जब लोगों का काम चला जाता है, एंड देयर वाज ऑफ कोर्स इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट फॉर सोशलिज्म की वजह से, ठीक है, हर ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे जा रहा था, हर बंदा कुछ ना कुछ किए जा रहा था। इसके बीच में जेपी नारायण ने बोला, अगर आर्मी, टू बी फेयर टू हिम, ही सेड, अगर इंदिरा गांधी कोई इलीगल ऑर्डर देती है, आर्मी को उसको
कबूल करने से मना कर देना चाहिए. He didn't say follow legal order, don't follow legal orders. उन्होंने बोला कि don't follow illegal orders. पर जैसे मैंने बोला, जब इतना तनाव है, आप ठीक से सोचते नहीं हो. Then it all came together. एक कर्जा, दूसरा कर्जा, तीसरा दाम बढ़ा, आर्थिक तनाव की वजह से सामुदायिक तनाव, बूम, इमरजेंसी. गॉट इट. आज के हिसाब से आपको लगता है कि अब फ्यूचर में इमरजेंसी कभी लग सकती है? I don't think so. I don't think we're in that kind of an economic situation. अगर मेरा एक मोदी के साथ एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है कि वो रूथलेस इनफ नहीं है. हाँ. गॉट इट. But I don't know. अभी It तो is. I don't think Modi is capable of imposing an emergency. बट अगर आर्थिक स्थिति की वजह से सामुदायिक स्थिति इतना बुरा हो गया, लोगों को याद नहीं है बॉस की. मैं 77 बॉर्न हूं, आई शुड टेल पीपल अबाउट 71, 72, 73. बट मैं हिंदू के आर्काइव्स में जाके बैठ के पढ़ के आया हूं. अगर किसी के पास पैसा है, आई वुड रियली अर्ज देम टू बाय द हिंदू आर्काइव्स फॉर 73, 74. और आप देखेंगे कितना सामुदायिक तनाव था. हर रोज कोई स्ट्राइक. आई मीन द होल कंट्री वाज फॉलिंग अपार्ट. यू कैन गेट टू दैट. अगर ये आर्थिक स्थिति अभी ठीक से मैनेज नहीं हुआ, वी कैन गेट टू दैट स्टेट ऑफ एन इमरजेंसी. वी कैन गेट टू दैट स्टेट. आई डोंट थिंक मोदी विल इम्पोज एन इमरजेंसी. अभी तक बॉस उसने एक गवर्नमेंट तक डिसमिस नहीं किया है. फैशिस्ट बोलते रहते हैं. अभी तक मैं फैशिस्ट का इंतजार कर रहा हूं. अगर बंदा फैशिस्ट बने, मैं तो उठ के तालियां बजाऊंगा. मेरा कंप्लेंट ही है कि भाई साहब, आप फैशिस्ट हो ही नहीं, आप बहुत ज्यादा डेमोक्रेट हो. थोड़ा एक दो थप्पड़ भी मारा किया करो कभी कभार. अब इंडियन रुपी करंटली इज इन ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर. और हर बार जब एक रेट आता है ऑल टाइम लो, और इस बार भी ऑल टाइम लो है. सिंपली आप मुझे ये समझाइए कि इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर का कम होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि because it's not based on gold, it is kind of based on speculation and investor confidence and all of that and certain other factors. उसका क्या है कि लोगों को लगता है कि अमेरिकन डॉलर का वैल्यू ज्यादा है और रुपए का वैल्यू कम है. और ये इस वजह से कम हुआ है क्योंकि हम इतना ये फ्यूल को कुशन कर रहे थे अभी तक. पार्टली, नॉट एंटायरली बट पार्टली. दूसरा इसमें क्या है, ये दोनों बुरा चीज भी है और अच्छा चीज भी है. लोगों को हिंदुस्तान में ना ये ब्लैक एंड व्हाइट देखने का बहुत शौक है. हर चीज ग्रे होता है. हर सॉल्यूशन का एक नया प्रॉब्लम होता है. जब रुपी कम होता है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ता है, क्योंकि उसका दाम, जो 5 लाख का आप गाड़ी बेचते हो, डॉलर टर्म्स में अभी वो 4 लाख बन गया है. देयरफॉर ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे. बैड बात क्या है कि आप जो 100 रुपए का आलू रहे थे, वो अब 120 रुपए का हो गया है. तो एक कॉस्ट भी है, एक बेनिफिट भी है. दैट इज द वे दिस वर्क्स. सो डॉलर एक्सचेंज रेट, दिस इज द मेन थिंग. रुपी अगेंस्ट डॉलर के गिरने की क्या क्या वजह होती हैं? व्हाट आर द मेजर रीजंस? सो एक तो टैंजिबल है, एक इंटैंजिबल होता है. टैंजिबल में क्या होता है कि आपका जनरल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इंटरनल इन्फ्लेशन क्या है, आपकी आर्थिक इनफ्लो आउटफ्लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है. जो इंटैंजिबल है वो है थिंग्स लाइक कॉन्फिडेंस. जब आप एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी रखते हो, यानी कि कोई भी खरीद सकता है मार्केट में, कोई भी बेच सकता है, ये काफी स्पेकुलेशन पे चलता है. There's nothing you can do about that. अभी जो करंटली ये प्राइसेस गिरे हैं अगेंस्ट डॉलर, उसकी वजह सिर्फ फ्यूल ही है या और भी कुछ है? It's mostly this, not just fuel, but जो ग्लोबल तनाव है, क्योंकि हम एक बहुत प्रोन सिचुएशन में भी हैं. We are very close to Iran. We're just one country away from Iran. So that is also a problem. कई लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में रुपी विल बी 150 रुपीज अगेंस्ट $1. डू यू थिंक कितना जा सकता है?
But maybe not in the next 10-12 years at least. How? जब से मैंने ये रेट देखना शुरू किया, the earliest I remember the dollar to the rupee, जब से मेरा कॉन्शियसनेस है, मेरे को कुछ याद है, was 8 rupees to the dollar. 8 rupees to the dollar. और कब की बात है? I don't know. I think this must have been when I was 6-7 years old. Okay. So 40 years back. Okay. Then it went up to 10. We were like, 10. Went up to 12. Oh, bhai saab, the economy is collapsing, this and that. जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, it went up from like 20s to 40s. Now it's gone up to double. It's for most of the last 10 years, it's been around the 80 rupee mark. 82, 86, 87, 83, something like that. It keeps going up and down. ये this particular thing, मेरे को मानना है ये एक टेम्पररी स्पाइक है. ये वापस अभी 1-2 साल में वापस 80s पे आ जाएगा. पर देखिए, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. कल ईरान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया गल्फ पे, then it may come down to 150. Right. I mean, that's totally unpredictable. बट जो आपकी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, ये मुझे लगता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उसी बात से है कि नवंबर पे ट्रम्प नहीं है. इस पर काफी चीजें इट्स गोइंग डाउन. नहीं. फिर अगर नवंबर में डेमोक्रेट्स जीत जाएं, तो एक किस्म का ट्रम्प पे एक चेक लग जाएगा, एक रोक लग जाएगी ट्रम्प पे. बट जो शॉक्स हैं वो इतने अनप्रिडिक्टेबल नहीं होंगे. दे विल बी मोर प्रिडिक्टेबल डिपेंडिंग ऑन द डायनामिक बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट. बट जो सिस्टेमिक मैं बोल रहा हूं, अगर अगले 2-3 साल जो सिस्टेमिक फ्लॉज हैं, द सिस्टम ऑफ सिस्टम कोलैप्स तो होने ही वाला है. कब तक? दैट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट. The system of systems collapse will start in the next 2-3 years. वो कितना देर लास्ट करेगा, क्योंकि भाई we don't have vectors to, इसके जो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स हैं वो देखा जा सकता है, पर जो सेकंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं, दे आर इम्पॉसिबल टू. फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट माने मैंने राघव को थप्पड़ मारा. थप्पड़ ही मारो सुबह से, कुछ और भी कर लो यार. I can't, क्योंकि हम युद्ध की बात कर रहे हैं भाई. युद्ध में तो मुक्का ही मारा जाता है, मुक्का थप्पड़ ही मारा जाता है, तो और क्या, चुम्मा थोड़ी ना दूंगा तुमको. तो थप्पड़ मारा, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है. तुमको दर्द हुआ और तुम्हारे में दुश्मनी की एक आग मेरे खिलाफ पैदा हुई. सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है कि हमारे कैमरामैन जी, उनमें गुस्सा बढ़ा, ये मोटा गंजू कैसे इसने मेरे राघव को मारा, तो इसमें भी दुश्मनी की आग पैदा हुई. थर्ड ऑर्डर इफेक्ट है, इसने जाके पूरे स्टाफ को बाहर बोल दिया कि इन्होंने ये किया, और इधर कद्दू ने चक्कू निकाल के मेरे को खंजर मार दिया. दैट इज थर्ड ऑर्डर इफेक्ट. नाउ आई कुड नेवर प्रिडिक्ट ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग टू हैपन, क्योंकि मैंने तुम्हारे को थप्पड़ मारा. आई कैन प्रिडिक्ट, जब मैं तुमको थप्पड़ मारता हूँ, मेरे को ये पता है कि तुमको दर्द होने वाला है. राइट. वैसे मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, तुम्हारे कुछ दर्द नहीं होगा, है ना. बट एनीवे, थोड़ा तो दर्द हो ही जाएगा. वो इट इज मोर टू डू विद द एंगल ऑफ द स्लैप देन इट इज विद द हार्डनेस. ओके. दूसरा, मेरे को पता है कि थोड़ा दुश्मनी पैदा होगा. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट. द रेस्ट ऑर्डर इफेक्ट्स आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इफ अ कैमरामैन लाइक्स यू और नॉट. ही मे हेट यू. और ये में से, अरे मोटे गंजू तूने क्या कर दिया यार, कमाल कर दिया, चल मैं तेरे को बाहर जाके एक 5-star बार खिलाऊंगा. आई डोंट ईट शुगर बाय द वे, बट एनीवे, खिलाना है तो समोसा खिलाना. बट दैट्स द वे इट गोस. अब इसको जो आपने फर्स्ट ऑर्डर बोला है, आई वांट यू कि आप इसको, अगर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, उसको हम इसके मैप से समझते हैं कि रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कौन कहां पर जा रहा है. तो फर्स्ट ऑर्डर को अगर हमें समझना है पूरी दुनिया में क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए क्या कैटलिस्ट बन रहा है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? फर्स्ट, आई डोंट नो इफ वी आर गोइंग टू वर्ल्ड वॉर 3. वर्ल्ड वॉर 1 और 2 इसलिए मुमकिन थे क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक कॉलोनियल ये था. बट काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी. यार, आई डोंट गो बाय देयर प्रेडिक्शंस. आई डोंट बिलीव इन वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो, क्योंकि यूरोप के कॉलोनीज थे, तो यूरोप युद्ध करने गया तो पूरा दुनिया युद्ध करने गया. वर्ल्ड वॉर 2 सिस्टम कोलैप्स जब हो रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट सिक्योरिटी. फिर अभी इट डजंट मैटर. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद साउथ अमेरिका. ओके, ठीक है. इसमें सबके रिलेशंस लगभग अच्छे हैं.
वेनेजुएला का थोड़ा इधर थोड़ा दुश्मनी है. आई थिंक वेनेजुएला में ट्राई टू, मे बी नॉट राइट नाउ बट मे बी दे विल, ये जो गयाना का जो ऑयल रिजर्व्स है वो लेने के उसका काफी तनाव चल रहा था, वो लेगा. ठीक है. ठीक है. अमेरिका को शायद कोई एक्सटर्नल, ये स्पेशली अंडर ट्रम्प, वो क्या करेगा कि ये जो सैस्केचुआन में जो ये मिनरल राइट्स हैं वो लेने की कोशिश करेगा और इधर क्यूबा लेने की कोशिश करेगा. क्योंकि वो आसान सा चीज है लेने के लिए. ओके. ठीक है. आई थिंक दैट्स क्यूबा. फिर क्या होगा कि रूस के अगर सप्लाई रूट्स गए और रूस यूक्रेन में इतना तनाव है कि इट स्टार्ट्स यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स हियर. रशिया starts using nuclear weapons in Ukraine. Okay. I can't sustain it. क्योंकि रूस का अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाता है, युद्ध के लिए पैसा नहीं रहता है, आपका न्यूक्लियर वेपन है, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करोगे? How will the rest of Europe react to this? Aggressive? I don't think they will be stupid enough to declare war on Russia or use a nuclear bomb on Russia. But anyway, impossible to predict. चाइना क्या करेगा अगर, और चाइना का हालत बहुत बुरा होगा क्योंकि उनका इतना मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है. अगर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कोलैप्स हो गया तो आंतरिक तनाव बहुत बढ़ जाता है. आंतरिक सामुदायिक तनाव जो बढ़ जाएगा, उसको कोई दूसरे देश पे हमला करना पड़ेगा, वो ताइवान को लेने की कोशिश करेगा. ताइवान बहुत मुश्किल है, पर अगर वो ताइवान नहीं लेना चाहता है, वो कोई आसान सा विक्ट्री चाहता है, आसान सा विक्ट्री. आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट दे मे थिंक इट इज ईजियर टू अटैक वियतनाम और टू अटैक इंडिया जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन. चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, चल हम उसको पीट के आते हैं. तो ठीक है. तेल के सप्लाईज बंद हो गए. सऊदी अरेबिया का मैसिव डेट है. ठीक है. ईरान देख रहा है कि अमेरिका का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो रहा है. व्हाई शुडंट इट ट्राई टू टेक बहरीन जो सुन्नी मेजॉरिटी है, सॉरी रॉन्ग प्लेस. व्हाई शुडंट इट ट्राई टू टेक बहरीन जो सुन्नी मेजॉरिटी है, शिया मेजॉरिटी है, और गो इनटू इराक व्हिच इज एनीवे शिया सिंपल मेजॉरिटी. गॉट इट. You never know. I mean, it is impossible to predict. ये इस वजह से हम, बट ये तभी सिस्टम कोलैप्स यही है, वहां से शुरू हो रहा है, तो वो इफेक्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वहां आता जा रहा है. और ये हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है. इसके वजह से क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है कि रूस ने, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल टेंशन इट कांट सस्टेन द वॉर, पुतिन हारने वाला नहीं है, तो डेस्परेशन में वो एक न्यूक इस्तेमाल करता है यूक्रेन पे. Second order effect, we can never really say कि यूरोप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. So second order This is like second, माने जब मैंने तेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को पता है क्या मिल रहा है, बट कैमरा मैन के दिमाग में क्या है? डज ही लाइक यू और डज ही हेट यू, और उसके बाद वो मेरे को क्या कर रहा है? आई कैन नॉट प्रिडिक्ट. राइट. यानी अगर रशिया ने न्यूक इस्तेमाल कर दी तो मे बी अमेरिका इज ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट रशिया. Yeah. समथिंग लाइक दैट. मे बी. So we don't know what happens in all of this. और अगर ताइवान पे अटैक किया, क्या जापान और कोरिया चुप बैठे रहेंगे? So चाइना ने अगर कोरिया और जापान पे अटैक किया, ओके, मे बी, क्योंकि जापान ने फिर ताइवान को कोई मदद भेजने की कोशिश की, और चाइना ने सोचा कि ये सदर्न आइलैंड्स जो वो क्लेम करता है वो हमारे पास होने चाहिए, उसकी वजह से. जब ये आर्थिक और सामुदायिक तनाव बढ़ जाता है ना, आप ठीक से सोचते नहीं हो. इट्स और जब एक विजय भी हो जाती है ना, तब भी आप ठीक से सोच नहीं पाते हो. जस्ट लाइक दैट, जो आर्थिक तनाव होता है, सामुदायिक तनाव होता है, वो भी आपका माथा फेर देता है. विजय के बाद विजय आपका माथा अलग किस्म से फेर देता है. हार के बाद हार आपको एक और किस्म से फेर देता है. What does all of this? आज हमने पूरी जो डिस्कशन, and that is the moral of the Vamana avatar of Vishnu. Okay. क्योंकि बाहुबली इतना ये थे कि भाई जो चाहे ले, मैं जिस पे अपना पैर रख सकता हूँ बस उतना ही चाहिए. हाँ बेटा ले, तो पैर ही बड़ा कर लिया. राइट. मोरल ऑफ द स्टोरी आज के इस एपिसोड से सबको एज एन इंडियन
क्या चीज़ लेकर जानी चाहिए, किस बारे में दे शुड थिंक अबाउट, किस बारे में दे शुड नॉट थिंक अबाउट? What do you think about the job market in the country in the coming times? क्या होगा आगे? मेरे को अगर ये प्राइस ठीक से बढ़े, काफी स्थिरता लग रहा है अभी के लिए, गिवन जो करंट स्थिति है। अगर इधर उधर कुछ हो गया, वो फिर बार बार उसको देखना पड़ेगा। पर वो प्राइस थोड़ा ज्यादा बढ़ाना अनिवार्य है। At least 125 is the safe zone. 125 is the safe zone. 103 is not enough. सरकार आपको लग रहा है कि 103 से 125 करेगी? देखिए, मेरे को पता नहीं लग रहा है, मैं दबाव डाले जा रहा हूँ through my Twitter, through calling up people and talking to them. I'm going on talking to them like, भाई ये politically impossible है, we can't do this, we don't want to lose UP next year. बट यू नो, मेरा सबसे बड़ा कंप्लेंट है इसमें कि हम क्यों ठीक से इकोनॉमिक्स हमारे बच्चों को, हमारे खानदानों को ठीक से नहीं सिखाते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स इतना थियोरेटिकल होता है, इतना मम्बो जम्बो मुश्किल लैंग्वेज में होता है। आई डोंट नो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट्स आई ट्राई टू मेक टुडे? आसान था। हाँ, समोसे भी थे और मार्केट आई भी थी, तो भिंडी भी बस अब टू बिकम अ फुल फिल्म अब डांस करना पड़ेगा थोड़ा, वो ठीक है। बट द मोस्ट इजीएस्ट वे जिससे कोई समझ सके। एंड आई एम सॉरी, इट इज नॉट नुआंस्ड, इट इज, मैंने बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई भी किया है। पर देखिए, एक बेसिक कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक्स के होने के लिए ऐसे ही सिखाना पड़ता है। आप इतने डिफिकल्ट टेक्निकली नहीं समझा पाएंगे, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझाना पड़ेगा। वो हम समझाते नहीं हैं लोगों को। प्रॉब्लम ही यही होता है कि इकोनॉमिक्स को ना इतना एक मुश्किल सा सब्जेक्ट बनाया गया है फालतू का। इट इज नॉट मुश्किल। ओके, बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आप जितना इनकम है आप उतना ही आउटगोइंग करो। और जब आप वर्किंग के टाइम आपका इनकम रहता है, आपको सेविंग्स करना पड़ने का बुढ़ापे के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपका नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा। आप अगर 20 साल रहे रिटायरमेंट के बाद ठीक है, पर अगर 30-40 साल रहे तो उसका भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा बॉस। Sure. और बच्चों का होना इज नॉट इंतजाम। Right. We treat that is not an insurance policy. Right. We treat it as an insurance policy. Right. Currently जो डायनामिक्स हैं, अब let's not get in कि हम ये नहीं सोचते कि अगर 125 होता है या 130 होता है, whatever. Currently जो सिनेरियो चल रहा है, how should everybody review and see this for themselves? देखिए, अगर वो गुस्सा करना चाहते हैं, उनका हक बनता है। बट मैं बस ये बोलूंगा कि प्लीज थोड़ा सोचिए, समझिए। गुस्सा भी आपका हक है, बट डायरेक्ट दैट एंगर इन ए यूजफुल वे। देखिए किस इमरजेंसी स्थिति के वजह से ये दाम बढ़ रहा है, और अगर दाम नहीं बढ़ा तो अगर आज 25 रुपए नहीं बढ़ा तो बाकी चीजों के दाम कल 500 रुपए तक बढ़ सकते हैं। तो अभी करने के लिए, अभी आपका नस खुला है, नस बंद करने के लिए आपको जो अभी इमीडिएट सर्जरी करना पड़ रहा है, हाँ दर्द है, अभी एनेस्थीसिया नहीं आ सकता है। जब तक एम्बुलेंस आके आपको दिल्ली के ट्रैफिक में हॉस्पिटल ले जाएगा, तब तक सब खून निकल जाएगा आपके नस से। जॉब मार्केट कैसी होगी? इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट रियली, वे सर्विसेज बेस्ड ना। बट अगर उन बाकी देशों ने, अगर उनका आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स ठीक से नहीं किया, अगर डिमांड उधर कम हुआ, इट विल अफेक्ट आवर सर्विसेज मार्केट। इसीलिए ये चीजें इतनी मुश्किल होते हैं। आपने अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छा भी किया, अगर दूसरे बंदे ने ठीक से नहीं किया ना, तब भी आपका फटने वाला है। ये ऐसे होता है, मैंने कई सारे ड्राइवरों को देखा है जो बोलते हैं, बॉस मैं दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर हूं, मैं चलाते चलाते ना, मैं यार करीना, अभी फिल्म एक्ट्रेस कौन है सबसे बड़ी? कौन सी? आलिया भट्ट भी अपने वो किसके साथ शादी कर रखा है? रणवीर कपूर। हाँ, रणवीर कपूर को छोड़ के मेरा दीवाना बन जाए।
भाई तू अच्छा ड्राइवर है, पर जो दूसरा बंदा उधर से आ रहा है, अगर वो घटिया ड्राइवर है, उसने लेन क्रॉस करके या माइक्रो स्लीप करके या कुछ करके तेरे गाड़ी पे चला दिया, मरने तो तू ही वाला है ना। ठीक है, उसको जेल टाइम मिलेगा, पर तू तो मर गया ना। चलो, जिसने पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली, समझ लिया, एवरीथिंग इज डन, अब वो क्या करे? मतलब अब पैसे ज्यादा कमाने पे फोकस करे, कैसे कमाए? जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। No. You can't just change jobs like that. You can't suddenly increase. There's nothing you can do. राइट। All you can do is अभी के लिए थोड़ा कमर कसो। सेविंग्स। Savings, keep building up your savings. Keep building up your savings, and that's all you can do. And I would technically say buy gold. I will go against the Prime Minister and say buy gold. आपने Good. But I trust gold. राइट। वो एक 2 जेम्स बॉन्ड फिल्म में बनी थी, डायमंड्स आर फॉर एवर एंड गोल्ड फिंगर। और वो डायमंड्स आर फॉर एवर में थीम सॉन्ग था। आई थिंक बोथ ऑफ देम वर सung बाय शर्ली बैसी। डायमंड्स आर फॉर एवर, उसमें आई वुड जस्ट चेंज इट, गोल्ड इज फॉर एवर, बाय गोल्ड। माई सिगार कॉस्ट मोर देन योर एजुकेशन। ये आपके मैंने ट्वीट पे प्रोफाइल पे आपने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। कितने की सिगार है आपकी? आईटी रेड ना हो जाए। Love that. Thank you so much. Thank you. Was such a pleasure time. I hope. I'm sorry this is such a boring topic and I've simplified it. शायद बहुत crude तरह से मैंने simplify किया है just to make it understandable. Did you enjoy? I enjoyed it, but I hope the viewers also enjoy it. ये नहीं कि वो भाई ये क्या, ये उस टाइप का वो फाइनेंशियल CNBC टाइप का डिस्कशन बन गया है। I always like making things interesting for people, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता है लोग समझते नहीं है। Right. और एक किस्म से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना उसको बहुत ज्यादा नहीं, हमने सब कर लिया, डांस भी कर लिया, भिंडी से लेकर मैंने मार भी खा ली और बहुत कुछ हो गया है। समोसे खा लिए, राजमा खा लिया, लिए, जम्मू आलू खा पहुंच लिए। गए, हाँ, जम्मू पहुंच गए, हिस्ट्री पहुंच गए, जर्मनी से लेकर आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट आई थिंक इट्स वाज सो मच फन टू सी यू एज ऑलवेज, एंड अगली बार समोसा पार्टी में मिलते हैं। थैंक यू भाई। You have you tried Fig at Matcha? नहीं, ये क्या है? It's a Malcha Magmi, it's a cafe kind of a place. Oh, fig. Yeah. Yeah. And you know my favorite thing out there is actually vegetarian. पता है, there's this क्या? Vietnamese spring rolls. Okay. Tofu वाले with this sweet sauce. ठीक है. Next time you're there, try it. It is insane. Okay. Okay. I've duplicated it at home. So तो आप बाहर जाके रेसिपीज कॉपी करते हो घर पे? anything I try that I like, I try to reverse engineer it. So there is this friend of mine, Richa Jori. Okay. She runs this insane vegetarian restaurant in Gurgaon called Unico. अच्छा. UNICO. Boss, I've always been a fan of hers. Even before she started Unico, she used to run this restaurant called Henry Havaldar. और उसमें बहुत सारा मीट होता था। मैं कभी भी उधर मीट ऑर्डर ही नहीं करता था। आई वुड ओनली ऑर्डर वेजिटेरियन आउट देयर, बिकॉज सी आई लव मीट, बट माई डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कुक इज मेकिंग वेजिटेबल्स टेस्टी, एंड आई जज एवरी शेफ बाय हाउ दे मेक करेला। करेला, क्योंकि मेरे लिए करेला एक चीज है जो अगर तुम ठीक से पकाना जानते हो, उस कड़वाहट में ही मजा आना चाहिए। It should be brown to the point जहां ब्राउन का कड़वा नहीं आ रहा है, पर बस करेला का कड़वा आ रहा है। वाह। और उसका जो खुशबू आता है ना, My God. I love करेला का Have you ever खुशबू। thought of opening your vlogging channel? I am going to. Oh really? I swear. Food blogging. इतना ज़्यादा fun होगा, and there's so many people who wants to maybe consume such kind of content, और वो डूबना चाहते हैं छोले भटूरे के उस हवा में, है ना? मैं कह रहा हूँ, and I nobody better than you who can make people So even feel. छोला भटूरा I've got a rant, but anyway, Karela. So this Richa Jori in अच्छा. Henry Havaldar, हाँ. she had this Karela salad recipe. I was like, ये है क्या? हाँ. Boss, ever since I tried that, Okay. I crave it. You know, Wow. I'm like, Wow. मेरे ड्रीम्स में Wow. वो वाला करेला सैलड आता है। Right.
Right. And I used to hate But करेला salad तो मतलब सुन के भी it's so It not sounds really, really bad. But हाँ. she's a genius with vegetables. Uska jo Wow. It's in Gurgaon. anything she It's in Gurgaon. Go to, this is a western one. This अच्छा. isn't, ये हिंदुस्तानी वाला नहीं मिलेगा. अच्छा. But some of the things you get, the yam. जो मैंने लास्ट ट्राई किया, I tried a vegan cafe. मुझे बहुत अच्छा लगा. कहाँ? I think वो वसंत विहार में था, ग्रीनर करके. हाँ, but greener quality is very variable. कभी बहुत अच्छा होता है, कभी मतलब but अभी तक जितनी बार मैं गया हूँ, उनके जो salads वगैरह खाए हैं, the smoothies, I तो loved it. And the space is really nice. Space is awesome. You've been to greener, वसंत विहार? Not in Vasant Vihar. I've been to the one in जो खान मार्केट में था. अच्छा, अच्छा. बंद हो गया. अच्छा, But maybe they had quality issues. अच्छा. But I judge every restaurant by the veggies. If you can't get the veggies right, और वो भी मैं वेजीज में क्या जज करता हूँ, ये नहीं ढाबा के स्टाइल में तुमने कितना वो माखनी का तरी डाल दिया और उसमें नाम के वास्ते वेजिटेबल डाल दिया. भाई भिंडी खिलाओगे तो भिंडी का स्वाद आना चाहिए. चैनल का नाम क्या होगा? सोचा? मैं तो ऑडियंस से श्री श्री पेटू महाराज. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना? श्री श्री SSPM. SSPM. इसमें भी PM आ गया. Nice यार, nice. Wow. Looking forward to your vlogs. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.